Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Advocate Nimra Zafar and today we'll start reading from section 31 chapter 6, that is about arrest. But before starting the lecture, it's a humble request to please subscribe the channel and also hit the bell icon so that you can get notifications of the new videos timely. Section 31 क्या है? पावर टू अरेस्ट. कौन अरेस्ट करेगा, प्रोसीजर क्या होगा, क्यों अरेस्ट करेगा, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे. सबसेक्शन 1 है द पावर ऑफ अरेस्ट बाय सब डिविजनल enforcement officer and investigating officer under the act shall only be exercised if any. मतलब ये सब कर सकते हैं. STEO भी कर सकता है, EO भी कर सकता है, IO भी कर सकता है. ठीक है, तीनों कर सकते हैं. इस एक्ट के अंदर जो है वो अरेस्ट कर सकते हैं. लेकिन कब करेंगे अरेस्ट, ये पावर उनकी कब एक्सरसाइज करनी है उन्होंने नीचे बताया हुआ है. इज़ इन्वॉल्व इफ़ एनी पर्सन इज़ इन्वॉल्व इन एनी ऑफेंस अंडर द एक्ट और स्केड्यूल लॉज जो कि एंड पे बताए गए हैं. कौन कौन से हैं वो हम एंड पे पढ़ेंगे. एक्ट की वायलेशन करता है, ये इनके अंदर कोई ऑफेंस कमिट करता है, तब इनको अरेस्ट किया जा सकता है. और अगेंस्ट होम रीजनेबल रेफरेंस हैज़ बीन सेंट बाय द डिपार्टमेंट की तरफ से कोई रेफरेंस जो है वो भेजा गया है इनको कि इस ये जो पर्सन है इसको अरेस्ट किया जाए. उसके अलावा है क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन रिसीव्ड, कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है या रीज़नेबल सस्पिशन है अदरवाइज एक्सिस्ट ऑफ हिज हैविंग बीन सो इन्वॉल्व इन एन ऑफेंस, कि ये बंदा किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व है अंडर द एक्ट और स्केड्यूल लॉज, तो इसको अरेस्ट किया जा सकता है. उसके बाद है इन whose possession any article is found which may be reasonably be suspected to be used or linked with the commission of an offence. ऐसा कोई आला, कोई ऐसी चीज़ उसके पास मौजूद है जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, शक होता है कि ये आगे किसी ऑफेंस में जो है ये यूज़ हुआ है या होगा. एंड हु मे बी रीजनेबली बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग बीन कमिटेड अ वायलेशन विद रेफरेंस टू सच आर्टिकल, और उस आर्टिकल को, उस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए वो वायलेट करेगा इस एक्ट की या स्केड्यूल लॉज की किसी प्रोविजंस को या किसी लॉ को. उसके बाद है हैज़ ऑब्स्ट्रक्टेड द इन्फोर्समेंट ऑफिसर और एनी एम्प्लॉय इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, किसी एम्प्लॉय को या किसी भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर को वो रोकता है या उसके काम में दखल अंदाजी करता है, उसको ड्यूटी परफॉर्म नहीं करने देता, तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है. उसके बाद है हैज़ एस्केप्ड और अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, वो उसको अरेस्ट किया गया है, वो कस्टडी में है और उस लॉफुल कस्टडी से वो एस्केप मतलब भागने की कोशिश करता है या भाग जाता है, तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है. उसके बाद है was served an order but he chose not to abide by it, उसको कोई ऑर्डर सर्व किया गया था, उसको उसकी कंप्लाइंस करनी थी उसने, बट उसने उसकी कंप्लाइंस नहीं की. ठीक है, उसने उसकी खिलाफ वर्जी की, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है. उसके बाद सबसेक्शन 2 है द रिकॉर्ड ऑफ द अरेस्ट शेल बी मेंटेन बाय STEO एंड रिपोर्टेड टू मजिस्ट्रेट एज वेल एज हियरिंग ऑफिसर इन द प्रेस्क्राइब मैनर, कि STEO जो है जब भी कोई अरेस्ट करेगा या जब भी कोई अरेस्ट होगी तो STEO उसके जो रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा वो मजिस्ट्रेट को भेजेगा और उसके साथ साथ हियरिंग ऑफिसर को भी भेजेगा. उसके बाद है सेक्शन 32 प्रोसीजर टू बी फॉलोड आफ्टर अरेस्ट. अरेस्ट हो गई है, अब उसके बाद क्या करना है. अब ये CRPC वाला है कि अरेस्ट हो जाएगी तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा. अब इसकी रीडिंग करते हैं. सबसेक्शन 1 है द इन्फोर्समेंट ऑफिसर और द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर में मेकिंग एन अरेस्ट शेल विदाउट अननेसेसरी डिले नहीं होना चाहिए. फौरी तौर पे क्या करेंगे, प्रेजेंट द पर्सन अरेस्टेड एट इन्फोर्समेंट स्टेशन में लेके आएंगे उसको एंड ब्रिंग इन द नॉलेज ऑफ सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर. मतलब अगर तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उसको अरेस्ट किया है तो इन्फोर्समेंट स्टेशन लेके आया जाएगा. उसको SDEO जो कि इंचार्ज है इन्फोर्समेंट स्टेशन का, उसके सामने उसको पेश किया जाएगा और उनकी नॉलेज में लेकर आया जाएगा ऑफ सच अरेस्ट एंड सबमिट अ रिटन रिपोर्ट फॉर द फर्दर एक्शन, और साथ में एक रिटन रिपोर्ट भी जो है उनको दी जाएगी कि फर्दर एक्शन क्या लेना है. उसके बाद सबसेक्शन 2 है द STEO शेल प्रोसीड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, वो आगे प्रोसीड करेगा, FIR रजिस्टर करेगा इमीडिएटली फ़ौरन एंड प्रोड्यूस सच पर्सन बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट, और उस बंदे को जो SDEO है वो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा थ्रू द IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के थ्रू. उसके बाद है सेक्शन 33 है एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू अरेस्ट अंडर द एक्ट. वो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे जो CRPC में कोड में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो अरेस्ट के बारे में जितनी प्रोविजंस हैं वो यहाँ पे म्यूटेटस म्यूटेंडेंस अप्लाई हो जाएंगी. ठीक है, द प्रोविजंस ऑफ द कोड इन रिलेशन टू अरेस्ट, अब किस बारे में, अरेस्ट के लिए, सिक्योरिटी ऑफ बॉन्ड मतलब जो मचल के लेने हैं, एंड डिटेंशन ऑफ अ पर्सन,
पर्सन को डिटेन करना है, सर्चेज ऑफ पर्सन्स एंड प्रीमिसेस, जगह की या किसी बंदे की सर्च करनी है, इंस्पेक्शन करनी है, एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंसेस, और ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन, शेल इन सो फार एज दे आर नॉट इनकन्सिस्टेंट विद द एक्ट, मतलब वो एक्ट के इनकन्सिस्टेंट नहीं होनी चाहिए, मुतजाद नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दोनों जो है वो एक दूसरे के मुतरादिफ हों। अप्लाई टू एन अरेस्ट, डिटेंशन, सर्च और इन्वेस्टिगेशन मेड अंडर द एक्ट, मतलब जो भी इस एक्ट के अंडर ये वाले काम है वो आपने CRPC के अकॉर्डिंग करने हैं, CRPC इस पर अप्लाई हो जाएगी एज इट इज़। उसके बाद चैप्टर 7 है पब्लिक न्यूसेंस एंड एनक्रोचमेंट्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 34 सेक्शन है प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। अब तो पब्लिक न्यूसेंस हो रही है, क्या पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है? आप जनरल पब्लिक को तंग कर रहे हैं, नॉय कर रहे हैं, उनको डिस्टर्बेंस हो रही है, रास्ता रोक रहे हैं, कोई इस तरह की चीज़ कर रहे हैं जिससे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है आसपास के लोगों को, तो वो पब्लिक न्यूसेंस होती है। सबसेक्शन 1 क्या कहता है? एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द पब्लिक न्यूसेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और परसीव्स टू बी एग्रीव्ड ड्यू टू द न्यूसेंस इन नियर फ्यूचर, ऐसा बंदा जो कि एग्रीव्ड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या ऐसा लगता है कि वो जो है वो इन नियर फ्यूचर इन आगे जाके जो है वो डिस्टर्बेंस हो सकती है उसके लिए, वो बंदा क्या करेगा? मे सबमिट अ कंप्लेंट टू इन्फोर्समेंट ऑफिसर, वो एक कंप्लेंट किसको देगा? या इन्फोर्समेंट ऑफिसर को, या सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर को, SDEO को, या फिर हेयरिंग ऑफिसर को दे सकता है, बोर्ड को दे सकता है, या अथॉरिटी को भी दे सकता है, ठीक है। सबसेक्शन 2 है एनी डिपार्टमेंट, विसल ब्लोअर और एनी एम्प्लॉय मे ऑल्सो रिपोर्ट पब्लिक न्यूसेंस। अब ये जो एग्रीड पर्सन है ये खुद भी दे सकता है, या फिर कोई डिपार्टमेंट जो है जिसने नोटिस लिया है इस चीज़ का, या उनके इल्म में आया है कि कोई पब्लिक न्यूसेंस हो रही है कहीं पे, वो डिपार्टमेंट या विसल ब्लोअर, कोई विसल ब्लोअर वो होता है जो इन्फॉर्मेशन ला के देता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है, और या फिर अथॉरिटी का कोई भी एम्प्लॉय है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? वो भी एक रिपोर्ट जो है पब्लिक न्यूसेंस पे वो किसको देंगे? एनफोर्समेंट ऑफिसर को दे सकते हैं, SDEO को दे सकते हैं, हेयरिंग ऑफिसर को दे सकते हैं, बोर्ड को भी दे सकते हैं, अथॉरिटी को भी दे सकते हैं। उसके बाद है 35 एक्शन बाय एनफोर्समेंट ऑफिसर। अब उनको पता तो चल गया है, अब आगे वो उन्होंने एक्शन क्या लेना है। सबसेक्शन 1 है ऑन द रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट और इन्फॉर्मेशन थ्रू एनी मैनर एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 34, जो ऊपर हमने पढ़ा है सेक्शन 34 में, अब उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई है या कंप्लेंट उनके पास आ गई है, एनफोर्समेंट ऑफिसर ऑन हिज ओन वो खुद से भी कर सकता है, और ऑन द डायरेक्शन ऑफ SDEO, और SDEO की डायरेक्शन पे, हेयरिंग ऑफिसर की डायरेक्शन पे, बोर्ड की डायरेक्शन पे, या अथॉरिटी की डायरेक्शन पे भी, एज द केस में भी, शेल विजिट द साइट ऑफ अकरेंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, वो जहाँ पे पब्लिक न्यूसेंस हुई है उस साइट को जाके वो विजिट करेगा जहाँ पे अकरेंस हुई है, इंस्पेक्ट करेगा, एंड टेक द स्टैंड ऑफ द पर्सन्स कंसर्न, और वहाँ पे जो कंसर्न्ड पर्सन्स हैं उस मैटर से रिलेटेड उन सब का स्टैंड जो है वो रिकॉर्ड करेगा, उनका बयान रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। सबसेक्शन 2 है इफ़ द इन्फोर्समेंट ऑफिसर गेट्स कन्विंस्ड, अगर वो कन्विंस हो जाता है डेट देयर एग्जिस्ट अ पब्लिक न्यूसेंस, कि यहाँ पब्लिक न्यूसेंस हुई है, देन ही शेल, वो क्या करेगा? इशू एन EPO इशू कर देगा। ये वो ऑर्डर है एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, कि अगर वो खुद सेटिस्फाई हो जाता है कि यहाँ पे पब्लिक न्यूसेंस हुई है तो उसको रिमूव करने का ऑर्डर, जिसको हम एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर कहेंगे, कि इसको फौरी तौर पे रिमूव किया जाए। अगर आपने रिमूव नहीं किया तो आपको ये पेनल्टी होगी, ठीक है, ये पनिशमेंट या ये फ़ाइन आप पर इम्पोज किया जाएगा। ये EPO ये होता है इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब। उसके बाद सबसेक्शन 3 है द EPO शैल कंटेन, अब EPO के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी? शॉर्ट डिटेल्स ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, जो पब्लिक न्यूसेंस हुई है उसकी शॉर्ट डिटेल्स होंगी, रीजंस होंगी, ठीक है, और उसके बाद डायरेक्शंस होंगी कि आप ऑफेंडर को, जिसने वो पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट की है, उसको डायरेक्शन दी जाएगी क्रिएटिंग सच न्यूसेंस टू रिमूव द न्यूसेंस, कि वो उस न्यूसेंस को फ़ौरन जो है वो रिमूव करे विद इन अ प्रेस्क्राइब टाइम, जिस टाइम पीरियड में उसको कहा गया है कि इतने टाइम के अंदर अंदर आप इसे रिमूव करें, एंड मैनर एंड द पेनल्टी डेट में भी इम्पोज इन केस ऑफ डिसोबीडियंस, और अगर डिसोबीडियंस हुई तो फिर आपके ऊपर ये पेनल्टी होगी। सबसेक्शन 4 है द ऑफेंडर शेल आइदर कंप्लाई विद द EPO। अब ऑफेंडर के पास क्या है कि वो आइदर तो कंप्लाई विद द EPO और या फिर वो डिसोबे करेगा उसको। अगर जो है द ऑफेंडर शेल आइदर कंप्लाई विद द EPO और प्रेफर अ रिप्रेजेंटेशन बिफोर द हेयरिंग ऑफिसर। अब यहाँ पे ऑफेंडर को जो है ना वो दो यहाँ पे रास्ते दिए गए हैं कि या तो वो फ़ौरन न्यूसेंस को रिमूव करे, EPO को कंप्लाई करे। दूसरी ये है कि अगर उसको लगता है कि नहीं मेरे साथ ज़्यादती हो रही है तो फिर वो एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो फाइल करेगा किसको? हेयरिंग ऑफिसर के सामने, ठीक है। विद इन 15 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच EPO, उस EPO वो उस ऑर्डर के आने के 15 दिन के अंदर अंदर उसने रिप्रेजेंटेशन फाइल करनी है, कहाँ पे? हेयरिंग ऑफिसर के सामने, ठीक है, और वहाँ पे फिर उसको सुना जाएगा।
उसके बाद सबसेक्शन 5 है, इफ़ द ऑफेंडर नाइदर कंप्लाइज विद द ईपीओ नॉर प्रेफर्स द रिप्रेजेंटेशन, दोनों में से कोई काम भी नहीं करता, ना तो ईपीओ की जो है वो उसको कंप्लाई करता है, ना ही वो रिप्रेजेंटेशन जो है हेयरिंग ऑफिसर के सामने टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो है वो दे रहा है, फिर क्या होगा, द एनफोर्समेंट ऑफिसर शैल प्रोसीड, द एनफोर्समेंट ऑफिसर शैल प्रोसीड टू एनफोर्स द ईपीओ, इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है फिर वो प्रोसीड करेगा फर्दर कि वो ईपीओ को इन्फोर्स करवा सके, एंड मे टेक एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस अगेंस्ट द ऑफेंडर, तो वो जो ऑफेंडर होगा उसके अगेंस्ट ये एक्शंस जो है वो ले सकता है। अब वो कौन से एक्शंस हैं, पहला है रिमूव और कॉज टू बी रिमूव द पब्लिक न्यूसेंस, कि वो पब्लिक न्यूसेंस को रिमूव करेगा किसी किस्म की भी वो है तो, या फिर वो उसको रिमूव करवाएगा, यूजिंग सच मीन्स एंड विद सच फोर्स एज में बी रीजनेबली नेसेसरी, और उसके लिए वो कोई भी मीन्स या फोर्स यूज़ कर सकता है। उसके अलावा इम्पोज एंड रिकवर द फाइन, फ़ाइन अगर उसको किया है वो फाइन इम्पोज कर सकता है और उस फाइन को रिकवर भी कर सकता है। उसके अलावा कन्फिस्केट द आर्टिकल्स और द गुड्स एज द केस में बी डिपॉजिट द सेम टू इन्फोर्समेंट स्टेशन, कोई भी गुड्स या आर्टिकल्स हैं जो पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं उनको कन्फिस्केट कर सकता है, कब्जे में ले सकता है और इन्फोर्समेंट स्टेशन में जो है वो डिपॉजिट करवाएगा अलॉन्ग विद द सीजर मेमो, उनके ऊपर जो है वो सीजर मेमो भी लगाएगा टू द सब डिविजनल इन्फोर्समेंट एसडीईओ के सामने, और उसके बाद जो है उसकी जो कॉपी है वो ऑफेंडर को भी देगा। लिस्ट बनेगी कि ये चीज़ें जो है कन्फिस्केट हुई हैं, उसके ऊपर मीमो लगेगी और वो ओरिजिनल जो है वो एसडीईओ को दे देगा और एक कॉपी जो उसकी है वो ऑफेंडर को दी जाएगी। उसके अलावा क्या हो सकता है, सील द प्रीमिसेस, किसी जगह को सील कर सकते हैं, अरेस्ट द ऑफेंडर इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, अगर वो फाइन पे नहीं करता तो उसे अरेस्ट कर सकते हैं, रिपीटेड ऑफेंसेस हुए हैं, और नॉट क्रिएटिंग और क्रिएटिंग ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज़, अगर वो रोक रहा है ऑफेंडर जो है उनको ड्यूटीज़ परफॉर्म करने से, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है या ऑफेंस बार बार कर रहा है तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है। उसके अलावा सबमिट अ कंप्लेंट बिफोर एसडीईओ एंड गेट द रजिस्टर एफआईआर रजिस्टर्ड, एफआईआर रजिस्टर करवा सकता है एसडीईओ के थ्रू। उसके अलावा क्या है, सबमिट अ रिपोर्ट बिफोर एसडीईओ फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट बाय हेयरिंग ऑफिसर, अब ज़ाहिर इन्फोर्समेंट के ऊपर जो पैसे भी तो आने हैं, कॉस्ट भी तो आनी है ना, वो कॉस्ट डिटर्मिन कौन करेगा, हेयरिंग ऑफिसर करेगा, लेकिन उस कॉस्ट जो है वो उसकी रिपोर्ट बनाकर ईओ जो है वो सबसे पहले एसडीईओ को भेजेगा, स्टेप बाय स्टेप काम होगा, एसडीईओ जो है वो आगे हेयरिंग ऑफिसर को भेजेगा और हेयरिंग ऑफिसर जो है वो उसको डिटर्मिन करेगा कि कितनी कॉस्ट पे करेगा ऑफेंडर, और ये कॉस्ट ऑफेंडर ने पे करनी होती है। सबसेक्शन 6 है, द हियरिंग ऑफिसर शैल बी ऑथराइज्ड टू डिस्पोज ऑफ द कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल्स ऑफ द गुड, डिसाइड द फेट ऑफ द सील्ड प्रीमिसेस, मतलब अब हियरिंग ऑफिसर का क्या काम है, जो आर्टिकल्स कॉन्फिस्केट किए कब्जे में लिए हैं उनके बारे में जो है वो फैसला करना है, जो कोई जगह सील की है उसके बारे में फ़ैसला करना है, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट, और इन्फोर्समेंट पे जो कॉस्ट आनी है उसको डिटर्मिन करना है। सबसेक्शन 7 है, द कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट डिटर्मिन्ड अंडर सबसेक्शन 6 शेल बी पेएबल बाय द ऑफेंडर, और ये कॉस्ट किसने पे करनी है, ऑफेंडर ने, एंड इफ सच कॉस्ट इज़ नॉट पेड, अगर वो पे नहीं करता, द हियरिंग ऑफिसर में कॉज इट टू बी रिकवर्ड, हियरिंग ऑफिसर जो है उसको रिकवर करवाएगा, कैसे, एज द एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड द आर्टिकल्स और गुड्स कन्फिस्केटेड बाय द इन्फोर्समेंट ऑफिसर शेल बी सोल्ड इन ऑक्शन। दो रास्ते हैं, या तो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पे जो है वो उसके ज़िम्मे होंगे, वो एक डेट की तरह होता है, वो आपने पे करना ही करना होता है हर सूरत गवर्नमेंट को, और दूसरा क्या है, या तो उसकी जो चीज़ें हैं जो कन्फिस्केट की गई थी आर्टिकल्स या गुड, उनको ऑक्शन हो जाएगी, उनकी नीलामी हो जाएगी, और ये नीलामी कौन करवाएगा, वही इन्फोर्समेंट ऑफिसर करवाएगा फॉर रिकवरी ऑफ सच कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट। सबसेक्शन 8 क्या है, इफ़ द प्रोसीड्स ऑफ द सेल आर नॉट सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट की कॉस्ट ज़्यादा आई थी, जो उसके आर्टिकल्स या गुड थे ऑक्शन के बाद, नीलामी के बाद, वो पैसे कम हैं, सफिशेंट नहीं है, तो क्या होगा, द बैलेंस शैल बी रिकवरेबल एज एरियर्स ऑफ लैंड, तो जो बकाया पैसे हैं जो उसके ज़िम्मे हैं ऑफेंडर के, वो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पे उससे बाद में रिकवर करवाए जाएंगे। However, if such proceeds exceed the cost, और अगर उसके जो पैसे नीलामी के बाद जो चीज़ें नीलाम हुई हैं उनके पैसे ज़्यादा हैं, इन्फोर्समेंट कॉस्ट कम आई थी, तो फिर बकाया जात जो होंगे वो उसको ऑफेंडर को वापस कर दिए जाएंगे, द एक्सेस शैल बी पेड टू द ऑफेंडर। सबसेक्शन 9 है, द इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल सबमिट डेली रिपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, अब इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने डेली का जो काम भी करना है ना उसकी एक रिपोर्ट ज़रूर उसने बनानी है, ये उसकी डेली डायरी होती है, वो उसने मेंटेन करनी है,
ठीक है, रिपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है या फिर उसने कोई भी एक्शंस लिए हैं अगेंस्ट द पब्लिक न्यूसेंस के मैटर में, या इसके अलावा आगे हम इंक्रोचमेंट का पढ़ेंगे। ये जो भी काम उसने करना है वो उसने डेली रिपोर्ट बनाकर SDEO के सामने जो है वो रिपोर्ट उनको पेश करनी है। ठीक है, पब्लिक न्यूसेंस मैटर टू सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। अब उसके बाद 36 है एक्शन बाय हेयरिंग ऑफिसर। हेयरिंग ऑफिसर ने कौन कौन से एक्शन जो है वो लेने हैं। ऑन रिसिप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो रिप्रेजेंटेशन की बात हमने ऊपर की है कि अगर कोई बंदा जो है वो ऑफेंडर है वो अपने आप को एग्रीव्ड समझता है तो वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो जो फाइल करेगा 15 दिन के अंदर अंदर हेयरिंग ऑफिसर के सामने। अब हेयरिंग ऑफिसर के सामने ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन फाइल्ड बाय द ऑफेंडर और द कंप्लेनेंट या ऑफेंडर ने जो है वो रिप्रेजेंटेशन फाइल कर दिया। अब रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे सिर्फ ऑफेंडर ही नहीं फाइल कर सकता, कोई भी फाइल कर सकता है जो अपने आप को जो है वो एग्रीव्ड समझता है। द हेयरिंग ऑफिसर हेयरिंग ऑफिसर क्या करेगा, इशू नोटिस टू ऑल कंसर्न, जितने कंसर्न पर्सन होंगे उस मैटर में उन सबको नोटिस करेगा। एंड कंडक्ट द हेयरिंग प्रोसीडिंग्स एज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट एज मे बी प्रेस्क्राइब, और एक जो है वो उनकी सुनवाई होगी। उसके बाद सबसेक्शन 2 क्या कहता है, द हेयरिंग ऑफिसर में कैंसल मॉडिफाई और कन्वर्ट द EPO इनटू एन एब्सोल्यूट ऑर्डर। अब EPO जो जारी किया था इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने उसको कैंसिल भी कर सकता है, उसके अंदर तब्दीलियां भी कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, या उसको कन्वर्ट कर सकता है एब्सोल्यूट ऑर्डर में। एब्सोल्यूट ऑर्डर क्या होगा, इन फर्दरेंस ऑफ EPO जो ऑर्डर हियरिंग ऑफिसर जारी करता है कि इसको एज इट इज़ कंप्लाई किया जाए, वो एब्सोल्यूट बन जाता है। उसको वैसे ही जैसे EPO था उसको उसके ऊपर समझ लो उसने अपनी एंडोर्समेंट दे दी है कि ये अब एब्सोल्यूट ऑर्डर बन गया, इसको जो है एज इट इज़ इसकी कंप्लायंस होनी चाहिए। सबसेक्शन 2 है, ठीक है, सबसेक्शन 3 है, द एब्सोल्यूट ऑर्डर शेल कंटेन डिटेल्स ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। उसमें क्या होगा, वही पब्लिक न्यूसेंस की डिटेल्स होंगी, रीजंस ऑफ पासिंग एब्सोल्यूट ऑर्डर के, वो ऑर्डर क्यों पास कर रहा है उसकी रीजंस होंगी, ऑफेंडर के लिए डायरेक्शंस होंगी कि वो जो है वो रिमूव करे पब्लिक न्यूसेंस को विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, नहीं तो फिर अगर वो डिसओबे करेगा तो उसके ऊपर पेनल्टी होगी, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद सबसेक्शन 4 है एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड। अगर वो टाइम पीरियड गुजर जाता है, अगर ऑफेंडर जो है रिमूव नहीं करता पब्लिक न्यूसेंस को तब भी, तो फिर हेयरिंग ऑफिसर शैल डायरेक्ट द SDEO टू गेट द एब्सोल्यूट ऑर्डर एनफोर्स। तो हेयरिंग ऑफिसर SDEO जो स्टेशन का इंचार्ज होगा उसको कहेगा कि इसको इन्फोर्स करवाया जाए, इस एब्सोल्यूट ऑर्डर को एनफोर्समेंट ऑफिसर के थ्रू, क्योंकि एनफोर्समेंट का जो अल्टीमेट इन्फोर्समेंट का काम है ना वो एनफोर्समेंट ऑफिसर ने करवाना है। ठीक है, उसके बाद सबसेक्शन 5 है, ऑन रिसिप्ट ऑफ डायरेक्शन अंडर सबसेक्शन 4 एनफोर्समेंट ऑफिसर शेल। अब एनफोर्समेंट ऑफिसर को जो है वो मिल गई है डायरेक्शन के इसको जो एब्सोल्यूट ऑर्डर है इसको एनफोर्स करवाना है, वो क्या करेगा, शेल एनफोर्स द एब्सोल्यूट ऑर्डर, उसको एनफोर्स कराएगा। एंड मे टेक एनी और वन ऑफ द एक्शंस जो गिवन बिलो हैं। कौन कौन से एक्शंस वो ले सकता है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा वही मेन चीज़, सेम वही चीज़ें हैं। रिमूव और कॉज टू बी रिमूव, द पब्लिक न्यूसेंस को रिमूव करेगा या रिमूव करवाएगा, उसके लिए उसको जो भी रीजनेबल फोर्स या कुछ मीन्स यूज़ करने पड़ेंगे वो यूज़ करेगा। फ़ाइन इम्पोज कर सकता है और फ़ाइन को रिकवर भी करवा सकता है। आर्टिकल्स को अपने कब्जे में ले सकता है, गुड्स को कोई भी हैं, ठीक है, और उनको इन्फोर्समेंट स्टेशन में लेके जाएगा, उनकी लिस्ट बनाकर उसके ऊपर जो है वो मीमो लगेगी और फिर उसको SDEO के सामने पेश किया जाएगा उस लिस्ट को, और उसकी जो कॉपी होगी लिस्ट की वो ऑफेंडर को भी दी जाएगी। उसके अलावा किसी जगह को सील कर सकता है, किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है अगर उसने फ़ाइन नहीं पे किया तो, या वो बार बार ऑफेंसेस कमिट कर रहा है, या वो किसी इन्फोर्समेंट ऑफिसर को रोक रहा है, उसमें उसकी ड्यूटीज़ में दखल अंदाजी कर रहा है, उसको अपना काम नहीं करने दे रहा। उसके अलावा क्या है, कंप्लेंट SDEO के सामने वो सबमिट करेगा कि FIR रजिस्टर की जाए इस पर्सन के अगेंस्ट। उसके अलावा जो है वो एक रिपोर्ट जो है SDEO के सामने पेश कर सकता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट, के इतनी कॉस्ट आई है तो वो हेयरिंग ऑफिसर से जो है SDEO वो कॉस्ट जो है वो डिटर्मिन करवाएगा। उसके अलावा हेयरिंग ऑफिसर शेल बी ऑथोराइज टू डिस्पोज ऑफ द, मतलब जैसे हमने ऊपर पढ़ा है हेयरिंग ऑफिसर उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है, मतलब उस मैटर को वो सुनेगा और उसके बाद डिस्पोज ऑफ करेगा। किस मैटर को, कन्फिस्केशन जो आर्टिकल की हुई थी उनके बारे में, या कोई प्रेमिसेस सील की गई थी उसका क्या करना है। उसके अलावा ये जो कॉस्ट जो है वो डिटर्मिन करेगा। उसके बाद सबसेक्शन 7 है, द कॉस्ट ऑफ एनफोर्समेंट डिटर्मिन्ड अंडर सबसेक्शन शेल बी पेएबल बाय द ऑफेंडर एंड इफ, अगर मतलब वो ऑफेंडर ने पे करनी है, अगर वो पे नहीं करेगा तो फिर जो है एरियर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है वही सारी मेन चीज़ें इसमें वही दोबारा आ रही हैं। इफ़ द प्रोसीड्स ऑफ द सेल, ये भी वही चीज़ है कि अगर कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, उसकी ऑक्शन की जो चीज़ें हुई हैं उसकी वो कम आ रही है,
मालियत, तो फिर वो एरियर्स ऑफ बकाया जा जो है वो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पे से जो है वो रिकवर करवाए जाएंगे। और उसके अलावा 37 सेक्शन क्या, प्रोहिबिशन टू इंक्रोचमेंट। अब इंक्रोचमेंट की बात आ गई। इंक्रोचमेंट क्या होता है? गैर कानूनी तौर पे आप जो तजावुज़ात करते हैं, चाहे वो मूवेबल चीज़ों की हों, इमूवेबल चीज़ों की हों, जब इंट्रूड करते हैं आप स्टेट प्रॉपर्टी में, या जो है वो स्टेट प्रॉपर्टी को आप इलीगली यूज़ कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो ये इंक्रोचमेंट होती है। ठीक है। नो पर्सन शेल मेक एनी इंक्रोचमेंट मूवेबल और इमूवेबल ऑन द स्टेट प्रॉपर्टी। मूवेबल मतलब आपने वहाँ कोई तामीर नहीं करनी कोई चीज़, और इमूवेबल का मतलब ये है कि आपने कोई व्हीकल, कोई कार्ट, कोई कुछ इस तरह की कोई चीज़ जो है आपने स्टेट प्रॉपर्टी पे जो है वो ऑक्यूपाई नहीं करनी जगह वो वाली। इमूवेबल क्या है कि आपने कोई गैर कानूनी तामीरात नहीं करनी। उसके बाद सेक्शन 38 है, प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ मूवेबल इंक्रोचमेंट। यहाँ पे मूवेबल इंक्रोचमेंट की रिमूवल का क्या प्रोसीजर होगा? ये आपने अक्सर देखा होगा, पीरा फोर्स आ गई है तो ये जो कार्ड्स हैं रोड्स के ऊपर से, ये जो गैर कानूनी तौर पे जो भी तजावुज़ात हैं कि आपने अपनी दुकानों के शटर के अंदर चीज़ें रखनी है, बाहर नहीं रखनी, ये जो कार्ड्स वगैरह हैं इनको हटवा रहे हैं, और जो व्हीकल्स हैं इनको साइड पे कर लेते हैं या कन्फिस्केट भी कर लेते हैं इन चीज़ों को। ठीक है। तो ये वो सारा है कि क्या प्रोसीजर होगा। इन्फोर्समेंट ऑफिसर क्या करेगा? ऑन हिज ओन मोशन, खुद से भी, या कंप्लेंट उसको हो, या कोई रेफरेंस आए किसी डिपार्टमेंट की तरफ से, और कस्टोडियन ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी या किसी कस्टोडियन ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिले फ्रॉम विसल ब्लोअर, किसी विसल ब्लोअर की तरफ से, और एनी डायरेक्शन फ्रॉम अथॉरिटी की तरफ से अगर कोई डायरेक्शन आती है उसको, बोर्ड की तरफ से आती है, या हेयरिंग ऑफिसर की तरफ से आती है, या फिर SDEO की तरफ से उसको डायरेक्शन आती है, तो फिर वो क्या करेगा? शेल इंस्पेक्ट द साइट, उस साइट पे जाएगा, उस जगह पे जाएगा, उसकी इंस्पेक्शन करेगा। टेक द स्टैंड ऑफ द कंसर्न पर्सन, जो उस मैटर के कंसर्न पर्सन हैं उनका सबका बयान लेगा। एंड इफ़ सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाई हो जाए दैट द इंक्रोचमेंट नीड्स रिमूवल अंडर द लॉ, कि ये जो इंक्रोचमेंट हुई है, तजावुज़ हुआ है, इसको रिमूव होना चाहिए, ही शेल सर्व नोटिस और रिमूवल ऑर्डर। तो वो नोटिस सर्व करेगा उन बंदों को, या रिमूवल ऑर्डर जो है वो देगा टू इलीगल ऑक्यूपायर्स, जो इलीगल ऑक्यूपायर्स हैं वहाँ पे, टू वेकेट द स्टेट प्रॉपर्टी, के इसे खाली किया जाए विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, इस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में, एज में बी प्रेस्क्राइब, जो कि रूल मतलब बताया गया है, थ्रू एनी ऑफ द मीन्स एज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। उसके बाद सब सेक्शन 2 है, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड के गुजरने के बाद इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल ऑथराइज टू टेक एनी, मतलब अगर उसके बाद भी जो है वो नहीं बात मान रहे तो फिर वो ये एक्शंस ले सकता है। कौन से एक्शंस हैं? फिर से दोबारा हम वही बात करेंगे कि वो जो है वो रिमूव कर सकता है इंक्रोचमेंट को, या रिमूव करवाएगा। सिर्फ ये वर्ड चेंज हुआ है, वहाँ पे पब्लिक न्यूसेंस था, यहाँ पे इंक्रोचमेंट है। ठीक है, बाकी वही चीज़ें हैं। उसके अलावा फ़ाइन जो है वो इम्पोज कर सकता है, रिकवर भी कर सकता है। आर्टिकल, कार्ट, व्हीकल है कोई, ठीक है, तो उनको चीज़ों को कब्जे में ले सकता है। उसी तरीके से उनकी लिस्ट बनाएगा, उनके ऊपर मीमो लगाएगा, इन्फोर्समेंट स्टेशन में देगा, और एक कॉपी इलीगल ऑक्यूपायर को देगा। उसके बाद किसी प्रेमिसेस को सील कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है अगर कोई फ़ाइन नहीं पे कर रहा तो, या बार बार ऑफेंस हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है किसी ऑफिसर के काम में। उसके अलावा कंप्लेंट कर सकता है SDEO को, ठीक है, कि वो FIR रजिस्टर करे इस पर्सन के अगेंस्ट, या फिर SDEO को वो क्या करेगा, रिपोर्ट बना कर देगा कि इतनी जो इन्फोर्समेंट, ये जो रेंट है ना, इन्फोर्समेंट की कॉस्ट आ रही है, ठीक है, वो उसने डिटर्मिन करनी है। और रेंट्स जो है, अब रेंट्स का यहाँ पे मामला आ गया। रेंट्स क्या है? वही आप स्टेट की प्रॉपर्टी के ऊपर आप इलीगली ऑक्यूपाइड है तो उसका स्टेट चाहे तो वो आपसे फिर रेंट भी ले सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें कौन डिटर्मिन करेगा? हेयरिंग ऑफिसर डिटर्मिन करेगा। उसके अलावा सबसेक्शन 3 है, द हेयरिंग ऑफिसर शेल बी ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ द कन्फिस्केटेड आर्टिकल्स, कार्ट और व्हीकल, डिसाइड, वही ऊपर वाली चीज़ें हैं कि हेयरिंग ऑफिसर ने फ़ैसला करना है। ये क्योंकि एक ये जज है ना, समझ लो कि उसने ये फ़ैसला करना है। सील्ड प्रीमिसेस है तो उसके बारे में भी, कोई व्हीकल, कार्ट या कोई आर्टिकल जो है कन्फिस्केट किया गया था उसके बारे में भी कॉस्ट डिटर्मिन करनी है इन्फोर्समेंट की। रेंट्स के बारे में डिटर्मिन करना है, कितना रेंट होगा कितना नहीं होगा। सबसेक्शन 4 क्या है? वो कॉस्ट, जो कॉस्ट आनी है इन्फोर्समेंट पे, वो इलीगल ऑक्यूपायर ने पे करनी है, और अगर वो पे नहीं करेगा तो फिर वो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पे उससे जो है वो लिए जाएंगे, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को जो है वो, या जो भी उसकी चीज़ें हैं उसको कन्फिस्केट किया जाएगा और उनको ऑक्शन उनकी होगी, नीलामी होगी। ठीक है, और अगर जो है वो फिर भी इनसफिशेंट होता है तो फिर भी जो बकाया जात होंगे वो इसके एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पे खड़े रहेंगे। और अगर उसकी जो नीलामी करके उसकी चीज़ों की जो मालियत थी वो ज़्यादा है, इन्फोर्समेंट कॉस्ट कम है, तो बकाया जात उसे वापस कर दिए जाएंगे। सबसेक्शन 6 क्या है? द इन्फोर्समेंट ऑफिसर शेल सबमिट डेली रिपोर्ट, वही SDEO को उसने डेली रिपोर्ट देनी है जो भी उसने इकदाम किए हैं।
उसके अलावा प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ इमूवेबल इंक्रोचमेंट आ गया आपके। इमूवेबल इंक्रोचमेंट को जो है वो कैसे जो है वो रिमूव करना है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर वही खुद से या कोई भी उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वहाँ पे इंस्पेक्शन करेगा, स्टांस लेगा, उनका बयान रिकॉर्ड करेगा और हेयरिंग ऑफिसर को जो है वो रिपोर्ट सबमिट करेगा। अब देखें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मूवेबल जो थी उसमें और चीज़ थी, मूवेबल की सूरत में और मामलात थे। उसमें क्या था कि वो खुद से जो है वो एक्शन ले सकता था, ईपीओ जारी करता था, ठीक है। इमूवेबल की सूरत में क्या होगा, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि अगर वो सेटिस्फाइड हो कि इंक्रोचमेंट को रिमूव होना चाहिए तो सबसे पहले वो उसकी रिपोर्ट बना के हेयरिंग ऑफिसर को देगा। इमूवेबल में और मूवेबल में ये फ़र्क है, ठीक है। हेयरिंग ऑफिसर के पास चली गई रिपोर्ट, ठीक है। हेयरिंग ऑफिसर ने क्या करना है, शेल कंडक्ट द हेयरिंग, वो हेयरिंग कंडक्ट करेगा उसके ऊपर कंसर्न पर्सनस को बुला के, और अगर उसे लगता है कि ये रिमूव होनी चाहिए ही शेल ऑर्डर, क्या ऑर्डर वो देगा, रिमूवल ऑर्डर देगा इन राइटिंग फॉर्म में, ठीक है। स्पेसिफाइंग प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड बताएगा कि इतनी देर में ये इंक्रोचमेंट रिमूव होनी चाहिए, ठीक है। मतलब किसी ने गैर कानूनी तौर पर स्टेट प्रॉपर्टी के ऊपर कोई तामीरात की हुई हैं तो उनको हटवाएं। उसके अलावा क्या सबसेक्शन 4 है, द ऑर्डर ऑफ द हेयरिंग ऑफिसर शेल बी सर्व्ड अपॉन इलीगल, ऑर्डर जो है वो हेयरिंग ऑफिसर का इलीगल ऑक्यूपायर को दिया जाएगा। जब वो टाइम पीरियड, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड जो उनको दिया था, रिमूवल ऑर्डर जो था, उसके बावजूद जो है वो नहीं रिमूव किए इंक्रोचमेंट उन्होंने, तो क्या होगा, हेयरिंग ऑफिसर शेल डायरेक्ट द SDEO, वो SDEO को डायरेक्शन देगा कि इसको रिमूव करवाया जाए, टू गेट इट रिमूव्ड इन द मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब, एंड अपॉन सच डायरेक्शन द इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो होगा उसके बाद शेल बी ऑथराइज टू टेक एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, तो वो उसके लिए जो है वो ये एक्शंस ले सकता है। वो वही सेम एक्शंस हैं जो हमने ऊपर पढ़े हैं सारे, ठीक है। और उसके अलावा क्या होगा, हेयरिंग ऑफिसर शेल बी ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ, मतलब वो डिस्पोज ऑफ करेगा कि अगर कोई कन्फिस्केट कर सकते हैं, वो आर्टिकल्स कन्फिस्केट हुए हैं अगर कोई, तो उनको डिस्पोज ऑफ करेगा, उनका फैसला करेगा कि आर्टिकल्स, गुड, मशीनरी कुछ भी है, कोई बिल्डिंग मटीरियल है, कुछ भी है, कोई प्रीमिसेस सील हुई है या कोई रेंट्स के मामलात हैं, कॉस्ट ऑफ एनफोर्समेंट जो है वो कितनी है वो डिटर्मिन करनी हेयरिंग ऑफिसर का काम है, ठीक है। और उसी तरीके से ये क्या है, एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पर से लिए जाएंगे, और अगर वो तब भी नहीं पे करता तो उसकी जो चीज़ें हैं वो ऑक्शन कर दी जाएंगी, और बाकी चीज़ें जो है वो सेम है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।